हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो कि अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है ये चीज देखेंगे, प्लस में इसका प्रकार भी देख लेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने एक दमदार मजेदार कोटेशन होता है। वो कोटेशन इस प्रकार है, अपने लाइफ में लाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो कोटेशन ये है, मैं सच कह दूं तो लोगों को गुनाह लगता है। मैं सच कह दूं तो लोगों को गुनाह लगता है, जाने क्यों आदमी को आदमी बुरा लगता है। जलने वाले भले ही जलकर मर जाएं, जलने वाले भले ही जलकर मर जाएं, मुझे जुल्म सहने वाला इंसान, हर इंसान बुरा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन नाम के चैप्टर, यानी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन का चैप्टर का अनुसंख्य गुणधर्म का ये टॉपिक। अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, ये चीज को हम लोग को आज समझना है, और इसके कितने प्रकार होते हैं ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। बहुत आसान है, समझोगे। तो ये जो टॉपिक है अनुसंख्य गुणधर्म, आप लोग जब पढ़े होंगे कि जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं, यानी ठोस विलेयक रूप में होते हैं और द्रव विलायक रूप में होते हैं, उससे जो तैयार होगा विलयन, उस विलयन में उपस्थित जो भी कंडीशन होंगे, इस कंडीशन को हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म के रूप में देखेंगे। तो इस स्थिति में हमें क्या देखना है, ये जो विलयन होगा वो ठोस प्लस द्रव वाला एक विलयन होगा। ठीक है, और इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। ठोस जो है विलेय रूप में होगा और द्रव जो है विलायक के रूप में होगा, और इसी पर हम लोग आज देखने वाले हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, तो समझे अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है। कह रहा है कि वे सभी गुण धर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, यानी सपोज दैट मान लो कि एक विलयन है, उस विलयन में उपस्थित जितने भी कण होंगे उनकी संख्या तथा विलय के कण की संख्या के जो अनुपात होंगे उस पर निर्भर करता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म। विलय की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय के प्रकृति पर। यह नहीं कहता है कि विलय क्या है, यह डिपेंड करता है कि विलय कितना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कि क्या है। परिभाषा, परिभाषा है कि वे सभी गुणधर्म, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या तथा विलयन में कण की संख्या, तो कण की संख्या किस रूप में होगा, तो विलय की कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय के प्रकृति पर। ठीक है, इसे अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। क्या कह रहा है कि वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कण होंगे, उस कणों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या
का जो अनुपात होता है उस पर निर्भर करता है, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कि ये अनुषंग गुणधर्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि अनुषंग गुणधर्म जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे अनुषंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार कौन कौन है? पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पहला हो गया। ठीक है, पहला आपका क्या है, अनुषंग गुणधर्म का पहला प्रकार क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सेकेंड जो है क्वथनांक का उन्नयन। अगला जो है वो क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो है वो है हिमांक के अवनमन। पहला क्या है, तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन। सॉरी, हिमांक में अवनमन। चौथा जो है वो है पराशरणी दाब या पराशरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर इसको बोलते हैं। चौथा क्या है, पराशरण दाब। ये है आपका अनुषंग गुणधर्म के प्रकार। फिर से इसको एक बार डिवाइन कर लूं कि अनुषंग गुणधर्म क्या कहता है। अनुषंग गुणधर्म यही कहता है कि जो विलयन होते हैं वो विलयन में उपस्थित जितने भी कण होंगे वो कण की संख्या यानी संख्या पर डिपेंड कर रहा है, प्लस में उसमें उपस्थित जो विलय की संख्या होगा ये दोनों का अनुपात पर निर्भर करता है, न कि उस विलय में उपस्थित जो कण होंगे वो कणों की प्रकृति पर। कैसा होगा आई डोंट नो, ये चीज पर डिपेंड नहीं करता है। कितना होगा इस पर डिपेंड करता है। क्यों करता है, तो अनुषंग गुणधर्म बताता है। ठीक है, तो ये कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा है पराशरण दाब। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उस चीज को हम लोग देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग देखने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इस चीज को आप बहुत आसानी से मन से देखना, ताकि आपको ये चीज आपको आसान हो जाए। ये सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अवनमन का मतलब होता है कमी। अगर इस चीज का मतलब कोई पूछे तो इसका मतलब क्या होगा, कमी। क्या कमी होगा, इस चीज को हम लोग देखना है। ठीक है, मान लीजिए कि मानना है कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या है दोस्त, कंटेनर है। इस कंटेनर में आप भर दिए हैं जल को। क्या भर दिए, जल को भर दिए। ठीक है, बहुत आसानी से इस चीज को समझिएगा। ये जल है, जैसे ही इस कंटेनर में आप जल को भरे तो ये कंटेनर से जो जल होगा वो जल जो है वाष्पित होना शुरू होता है। क्या होता है, शुरू होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जल को शुद्ध विलायक। क्या बोलेंगे दोस्त, शुद्ध विलायक। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल भी बोल सकते हो। ये शुद्ध जल कर दो और इसको कर दो विलायक। शुद्ध जल है, ये विलायक है। फाइनल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंटेनर में जल जैसे ही रखे तो रखने के बाद इस कंटेनर से होते हुए जल जो है इस कंटेनर को हम लोग बंद कर दिए। क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो बंद करने के बाद इससे इस जल से जल जो है वाष्पित होकर के यहाँ पे आ जाएगा। वाष्पन की क्रिया होने लगी। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। जैसे ही जल वाष्पित होना शुरू हुआ तो वाष्पित होने के बाद ये जो वाष्प जो है ये जल पर दबाव डालना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया,
दबाव डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम पूछें कि ये जल है और ये जल जो है विलायक के रूप में है और ये वाष्पित होने लगा, तो ये वाष्पन का जो वाष्प पदार्थ होगा वो वाष्प पदार्थ को हम लोग को मानना है P1 नॉट। क्या मान लेना है? P1 नॉट। ये आपका जल है और जल वाष्पित होकर के इस कंटेनर के ऊपर जाकर के वाष्पित होने लगता है। इस वाष्पित आपका जो गैस है, ये जल है, इसका जो वाष्प पदार्थ होगा क्या होगा? P1 नॉट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि इस विलायक में हमको मिलाना है ठोस विलय को। किसको मिलाना है? ठोस विलय को आप मिला दिए। बहुत आसान है, मन से देखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। किसको मिला दिए? ठोस विलय को मिला दिए। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के रूप में बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ले रहे हैं नमक को। तो ठोस जो विलायक है उस विलायक में हम लोग को मान लीजिए कि ये नमक है, ठोस रूप में है। जैसे ही ठोस विलय को यानी नमक को इस जल में मिलाइएगा तो मिलाने के बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट जो होगा यानी कि जो विलयन बनेगा वो विलयन का स्थिति ये होगा। अब यहाँ पे आपको जो विलयन बना उस विलयन में आपका क्या है? शुद्ध जल भी था और ठोस विलय भी था, यानी दोनों जो है मिक्स है। तो जो बना ये बना ठोस विलय के साथ बन गया NaCl। क्या बना? NaCl। अब ये NaCl जो है, जो विलयन बना उस विलयन जो है वाष्पित होना शुरू होगा। क्या होगा? वाष्पित होना शुरू होगा और ये वाष्पित होकर के यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे वाष्पित होना शुरू हो जाएगा। ये क्या चीज हो गया? विलयन का वाष्प पदार्थ। तो यहाँ पे जो विलयन बना उस विलयन का वाष्प पदार्थ क्या है? ये है। इसको हम लोग कहेंगे विलयन का वाष्प पदार्थ। तो विलयन का वाष्प पदार्थ हम लोग क्या लेना है दोस्त? मान लीजिए कि विलयन का वाष्प पदार्थ P1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या स्थिति हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जैसे शुद्ध जल में यानी कि विलायक में ठोस विलय को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या बनता है? ये घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या बना? विलयन बना। तो विलयन का जो वाष्प पदार्थ है P1 हो गया। ये वाष्प पदार्थ क्या होगा? ये जा करके घुलेगा और ये वाष्पित होकर के उस कंटेनर के ऊपर वाला हिस्सा में चला जाएगा और ये इस पर लगाने लगेगा दबाव, प्रेशर देना शुरू कर देगा। प्रेशर जैसे ही देना शुरू करेगा दोस्त, तो जो नमक है वो ठोस जो नमक है यानी कि इससे उपस्थित जो नमक होगा, जो घुला हुआ नमक होगा, वो नमक आकर के इस सतह पर आकर के बैठ जाएगा और इस स्थिति में जो होगा वाष्प दाब कम हो जाएगा। इस पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा? कम होना शुरू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो P1 है वो लेस देन P1 नॉट है, यानी कि जो आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? विलयन के वाष्प दाब से कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो नमक है वो नमक का ठोस विलयन जा करके इस सतह पर जमा हो गया और जमा होने के कारण ये जो P1 था इसका जो वाष्प दाब होगा वो P1 नॉट से कम हो गया। कम हो गया का मतलब अवनमन हुआ। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं क्या है? पहले लिख लेते हैं कि P1 नॉट क्या है। यहाँ पे लिख लो P1 नॉट, यहाँ पे लिख लो P1 नॉट जो है आपका इसका वाष्प दाब है शुद्ध जल का यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। सब चीज को इंडिकेट कर दो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब ये इतना सारा चीज आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं? सिनॉप्सिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो ये लिखेंगे किसी विलायक का विलयन में, किसी विलायक का विलयन में, ठीक है, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब
ठोस अवाष्पशील, ठोस 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 अवाष्पशील, ठोस अवाष्पशील क्या है? ठोस विलय है जो NaCl के रूप में है। विलय को मिलाने पर, विलय को मिलाने पर जैसे ही विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय को क्या कर रहे हैं? मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या हो जाता है? मिलाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मिलाने पर कम हो जाता है। इस चीज को पढ़िए, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। कैसे कम हो जाता है? तो किसी भी विलायक में जैसे ही ठोस विलय को मिलाइएगा, तो मिलाने के बाद जो ठोस विलय होगा उस विलायक के सतह पर जाकर के जमा हो जाएगा, और जमा होने के कारण उसके वाष्प दाब में कमी कर देगा। तो ये कमी जो है बताता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि इसका क्या व्यंजन बनता है, क्या जो है डेरिवेशन होगा। तो डेरिवेशन करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट करना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवनमन का क्या कारण है, ये कैसे हो गया, इस कारण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ लोग हम देख रहे हैं कि जो अभी हम लोग देखें कि जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन था, वो अवनमन कमी को दिखाया गया। और कमी कैसे हुआ? तो कमी हुआ कि जो आपका विलायक होता है और उस विलायक का विलयन होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो ठोस अवाष्पीय विलय को मिलाने के बाद उस विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। और ये कमी जो है अवनमन का दिखाता है। और ये कमी का कारण क्या है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो कमी का कारण क्या है, हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़िएगा कि विलयन की सतह पर विलेय और विलायक दोनों उपस्थित रहेंगे। ये विलयन बना और इस विलयन में कौन कौन मिला रहता है? एक विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो जो विलेय और विलायक होते हैं वो विलायक उपस्थित रहते हैं। अतः सतह का जो विलायक के अणु की संख्या होगा या विलायक के अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब विलेय मिलाइएगा, जब किसी विलयन में या विलायक में विलेय को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसमें दोनों उपस्थित होते हैं। और दोनों उपस्थित होने के बाद ये जो विलायक होता है उस विलायक के स्थिति क्या होगा, उसमें उनका घिरा हुआ जो भाग होगा वो घिरा हुआ भाग क्या होगा? कम पड़ जाएगा। तो कम पड़ने के कारण जस्ट लाइक दिस, इस चीज को आप देखोगे जैसे ही आप विलयन बनाए, बहुत आसानी से इस चीज को समझिएगा। जैसे ही आप विलयन बनाए तो विलयन बनाने के बाद इस भाग पर आपका विलेय का ठोस अणु इसमें ढक लिया भाग को। तो ढकने के बाद अब इसका जो वाष्प दाब था वो वाष्प दाब क्या हो गया? कमी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो है जो घिरा हुआ भाग हुआ, वो घिरा हुआ भाग क्या करता है? इस विलायक को बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ढके हुए रहता है। ठीक है, तो जितना ही विलेय आप मिलाइएगा तो मिलाने के बाद जो विलायक का स्थिति होगा उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जब विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ठीक है, फिर से बात लीजिए कि विलयन की सतह पर विलेय तथा विलायक दोनों को अणु उपस्थित रहते हैं। अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। यानी विलायक जैसे मिलेगा तो विलायक के अणु के सतह का जो भाग होगा वो क्या होगा? कम हो जाता है, क्योंकि वो घिरे हुए रहता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक के अणु, यानी उनके पास स्पेस नहीं है कि वो बाहर जाएंगे। विलायक के अणु की संख्या भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर स्पेस रहेगा तभी तो वो निकलेगा, वाष्पित होगा। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि दिए गए ताप पर विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है, विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कह सकते हो कि विलायक में विलेय का मात्रा अगर ज्यादा होगा तो
वो ज्यादा लेयर बनाएगा, वो ज्यादा आपको पूरी की पूरी सतह को ही ढक लेगा, और सतह को ढकने के बाद वो वाष्पित जो जल हो रहे थे वो जल क्या होगा, वाष्पित नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। कम होने का कारण क्या होगा, विलय की मात्रा ज्यादा होता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर सिर्फ और सिर्फ किस पर करता है, तो कितना आप विलय मिलाए हो। ठीक है, तो ये था अवनमन के कारण। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि जो विलय होगा और जो विलायक होगा उस विलयन का वाष्प दाब का व्यंजक को हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, सपोज मान लो यहां पर देखोगे बहुत आसानी से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, मान लो कि हम लोग क्या लेते हैं कि जो विलयन होते हैं, और विलयन जो है किस पर डिपेंड करता है, तो जो उसमें विलय की मात्रा होगा और उसके मोल अंश, यानी कि वाष्प दाब और उसके मोल अंश की मात्रा को ही बोला जाता है। तो मोल अंश की मात्रा तो विलय और विलायक की स्थिति को बताता है। x1 जो होगा, मान लीजिए कि x1 जो है विलय के मोल अंश है, मान लीजिए, या प्रीवियस हम लोग वीडियो में देखे भी हैं कि विलय का जो मोल अंश होता है, विलयन में उपस्थित विलय का मोल अंश क्या बताता है, इसकी स्थिति को बताता है। x2 बराबर अगर मान लूं तो ये विलायक का मोल अंश का स्थिति बताएगा। ठीक है, हर चीज को आसानी से मजेदार ढंग से समझो। ठीक है, x1 क्या है, विलय का मोल अंश, x2 क्या है, विलायक का मोल अंश। अब यहाँ इन दोनों के द्वारा जो विलयन बना, वो विलयन का प्रेशर क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा, तो इसको हम लोग बोले विलयन का वाष्प दाब। P1 को क्या लेंगे, विलयन का वाष्प दाब। फाइनल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो P1 होते हैं, जो P1 है, P1 किसका है, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर है, तो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। फाइनल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P1 जो है समानुपाती है किसका, x1 का। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। प्रीवियस वीडियो में इसका हम लोग चर्चा किए थे। P1 जो है समानुपाती किसका है, x1 का। तो अगर मान लिया जाए कि जब समानुपाती जब हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो P1 जो होगा बराबर हो जाएगा, जैसे ही इसको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा P1 नॉट, क्या आ जाएगा, P1 नॉट करके कांस्टेंट टर्म आएगा। और P1 नॉट क्या है आपका, P1 नॉट है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। स्वाभाविक है, इस चीज को आप समझ रहे हो। अब क्या करना है कि हमको एक्चुअली निकालना है अवनमन का व्यंजक, आखिर चेंज कैसे हो रहा है स्थिति। अब क्या करना है कि इस दोनों ही इक्वेशन में P1 नॉट से हम इन लोगों को घटा देते हैं। ठीक करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि P1 नॉट को माइनस कर दिए P1, सेम कंडीशन इसमें भी कर दिए, P1 नॉट माइनस कर दिए P1 नॉट x1 को। अब ये दोनों ये चीज को दिखा रहा है कि डिफरेंस को दिखा रहा है, यानी कि शुद्ध विलायक और माइनस क्या, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये क्या दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। तो ये चेंज को दिखाने के लिए, वाष्प दाब को दिखाने के लिए इस स्थिति को हम लोग डेल P के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो है ये दिखा रहा है वाष्प दाब में कमी। ये क्या दिखा रहा है, वाष्प दाब में कमी को दिखा रहा है। और ये कमी जो है डेल P से हम लोग सूचित करते हैं। तो डेल P बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेर इज जी, डेल P बराबर क्या होगा, ये दोनों में P1 नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग P1 नॉट को बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस x1। फाइनल। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका इधर गुना में है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जब मोल अंश पढ़ रहे थे तो मोल अंश की स्थिति में क्या था, या मोल पढ़ रहे थे तो उस स्थिति में क्या था कि जो दो विलयन होते हैं, जो विलय और विलायक होते हैं, वो विलायक जो है 1 के बराबर होता है। x1 प्लस x2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो x1 प्लस x2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि x1 जो है, x1 का मान कितना आएगा और x2 हमको निकाल लेना है। तो x2 बराबर व्हाट कितना होगा, आई डोंट नो दिस, बट यहाँ पे हम लोग इस चीज को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे x1 का मान क्या है, यहां से निकाल लें, बहुत इजी। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ले आए, तो लाने के बाद क्या होगा, x1 जो है पता चल जाएगा, ये 1 है, ये माइनस में चला जाएगा, या इसको 1 के बराबर कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को, या फिर 10 से 10 इसको रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल P बटा P नॉट ऐसे इक्वल टू 1 माइनस x1। आई होप कि इस चीज को आप समझ रहे हो। ठीक है।
अब डेल पी जो है, कुछ नहीं करना है, अगर इधर से गुना भी कर दोगे तो गुना करने के बाद भी वही चीज आएगा। हमको क्या निकालना है, x2, हम लोग x1 का मान क्या रख देंगे, x1 का जो मान रखेंगे वो मान आएगा डेल p बटा वह p1 नॉट रख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे x2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा इसका, ये आपका मान है इतना, बराबर रख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे कर लो ना दोस्तों, देखो यहाँ से कर लो, यहाँ से ये कर लो, x2 बराबर क्या होगा 1 माइनस x1, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, ये 1 माइनस x1 का मान तो है, तो 1 माइनस x1 का मान क्या है दिस, तो इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फाइनल x2 जो होगा वो क्या होगा डेल p बटा p1 नॉट, x2 का मान तो पता चल गया, और यही जो है आपका अपेक्षित अनुमान का व्यंजक है, इसी बेस्ड आपका सवाल भी रहेगा। ठीक है, इस चीज कंसेप्ट को आप इतना जरूर याद रखोगे, x1 और x2 जो विलेय और विलायक का मोल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है, और इस पर हम लोग क्या निकालना था, 1 के लिए हम लोग निकाल ही लिए कि इतना आया, तो इसके लिए हम लोग मान बिठाया, मान बिठाने के बाद फाइनल आपका डेल पी बटा p1 नॉट आपका एक व्यंजक तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपको तैयार हो गया अपेक्षित अवनमन में कमी को दिखाया गया, और लास्ट में आप हो गए खुश। फाइनल, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो या टॉपिक तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, साथ ही साथ आप जा करके बेल आइकन पर घंटी भी दबाना नहीं भूलो दोस्त। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अनुषंग गुणधर्म लेकर के, वो होगा क्वथनांक का उन्नयन, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, इसका स्क्रीनशॉट करोगे, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वथनांक का उन्नयन। थैंक यू वेरी मच।